हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे आप लोग। तो आपका कीमती समय ना बर्बाद करते हुए टारगेट हमारा वही है, 100 में से 100 इन अकाउंटेंसी क्लास 12th। 31st को आपका एग्ज़ाम है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा डी सॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यानी जब किसी चलती फिरती पार्टनरशिप फर्म को बंद करना हो, उस समय एज एन अकाउंटेंट आप क्या करने वाले हैं। पोजीशन आपकी एक बार फिर कन्फाइन करना चाहूँगा। आप एक अकाउंटेंट हैं, किसी बिजनेस के, और और जो बिजनेस के पार्टनर्स हैं वो आपके लिए एक ऑपोजिट एंटिटी है। मतलब अगर कोई भी लेन देन बिजनेस का अपने ही पार्टनर्स के साथ भी होगा जिसमें पैसा या पैसे से जुड़ी कोई चीज़ इन्वॉल्व होगी, तो एज एन अकाउंटेंट आप बिजनेस की बुक्स में उससे रिकॉर्ड करेंगे, राइट। तो ये आपकी पोजीशन। उसके बाद काम क्या है आपका। जब एक चलती फिरती बिजनेस पार्टनरशिप फर्म को बंद किया जाता है तो डेफिनेटली एक बात तो बहुत क्लियर है कि अब रिवाइज्ड बैलेंस शीट नहीं बनने वाली है, राइट, है ना। क्योंकि जब बिजनेस को बंद ही करना है तो डेफिनेटली कोई भी नया अकाउंट नहीं ओपन किया जाएगा, राइट। तो है ना, तो एक नया अकाउंट तो नहीं ओपन किया जाएगा, बल्कि जो पुराने एग्जिस्टिंग अकाउंट होंगे उनको भी क्लोज करना पड़ेगा। अगर जनरल हम किसी बिजनेस को बंद करने का प्रोसीजर देखें तो क्या होगा। डेफिनेटली किसी बिजनेस को बंद करना है तो उसके जितने भी एसेट्स हैं उनको बेचा जाएगा। जो भी पैसा इकट्ठा होगा उससे पहले आउटसाइडर की जो लाइबिलिटीज़ हैं उनकी पेमेंट की जाएगी। अगर कोई पैसा बचेगा तो वो पार्टनर्स को दे दिया जाएगा। और अगर इन केस एसेट्स को बेच के इतना पैसा इकट्ठा नहीं होता है कि आउटसाइडर की फुल पेमेंट की जा सकें, तो डेफिनेटली जो भी पैसा कम पड़ेगा वो पार्टनर्स की ही जिम्मेदारी होगा, उसे लाके वो देंगे। क्योंकि पार्टनरशिप में पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड रहती है। और लाइबिलिटीज़ का अनलिमिटेड रहने का मतलब है, अगर बिजनेस एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू मेक फुल पेमेंट टू आउटसाइडर्स, देन द पर्सनल एसेट्स ऑफ द ओनर्स यानी कि पार्टनर्स मस्ट बी यूटिलाइज टू मेक पेमेंट टू द आउटसाइडर्स। तो क्लियर। तो इसलिए सिंपल प्रोसीजर ये है कि एसेट्स को बेचा जाएगा, पैसा जो इकट्ठा होगा उससे आउटसाइडर को पेमेंट की जाएगी। अगर पैसा बच जाएगा तो पार्टनर्स को दिया जाएगा, और अगर कम पड़ेगा तो पार्टनर्स को लाके भी देना पड़ेगा। क्लियर। दिस इज द सिंपल स्टोरी ऑफ डिसोल्यूशन। बट अकाउंटिंग में आपको पता है आप जो भी कुछ करते हैं वो डेबिट और क्रेडिट की टर्म्स में ही करते हैं, राइट। तो मैं जर्नलाइजिंग पे आपको ज़रूर बोलूँगा, बहुत ध्यान से आप जर्नलाइजिंग में अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको, आप ज़रूर उसको क्लियर करने की कोशिश करें। क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको चांसेस हैं कि डिसोल्यूशन से रिलेटेड अगर फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं आता तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि जर्नलाइजिंग से रिलेटेड आपके सामने प्रॉब्लम डिसोल्यूशन की आएगी। वो आपको कुछ सिचुएशंस दे देंगे और आपको कहा जाएगा कि इनको आप जर्नलाइज करें। तो मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप जर्नलाइजिंग पे ज़्यादा फोकस करें। तो अब एज एन अकाउंटेंट कहानी आपको पता चल गई, जितने भी एसेट्स हैं उनको बेचना है, जो पैसा इकट्ठा होगा उससे आउटसाइडर को पहले पेमेंट देनी है, और अगर कुछ बच जाता है तो पार्टनर्स को देना है, और अगर कम पड़ जाता है तो उनसे मंगवाना भी है। दिस इज़ अ सिंपल स्टोरी। अब इसको अकाउंटिंग टर्म्स में कैसे किया जाएगा। डेफिनेटली जब मैं बात कर रहा हूँ कि रिवाइज बैलेंस शीट अब नहीं बनेगी, और इवन जो अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं वो भी क्लोज होंगे, तो डेफिनेटली आपको पता है जितने भी एसेट्स होते हैं सभी एसेट्स के हमेशा डेबिट बैलेंसेस होते हैं। तो एक बात तो क्लियर है, जब डिसोल्यूशन होगी तो जितने भी एसेट्स के डेबिट बैलेंस हैं उनको क्लोज करने के लिए क्रेडिट किया जाएगा। ये बहुत सबसे ज़रूरी काम हो जाएगा। जो भी डेबिट बैलेंस बुक में है उसे ख़त्म करने के लिए क्रेडिट किया जाएगा, और जो भी क्रेडिट बैलेंस बुक में एग्जिस्ट करता है उसे ख़त्म करने के लिए डेबिट किया जाएगा। ये काम तो पक्का किया जाएगा, राइट। अब क्योंकि जब हम एसेट्स को बेचने की बात करेंगे तो हो सकता है कोई एसेट महंगा बिक जाए जिससे फ़ायदा हो बिज़नेस को, हो सकता है कोई एसेट अपनी बुक वैल्यू से कम वैल्यू पे बिके, बिज़नेस को नुकसान हो,
किसी लाइबिलिटी की जो रिकॉर्डेड वैल्यू है उससे कम पेमेंट करनी पड़े, बिज़नेस को फ़ायदा हो जाए, या उस सिचुएशन में कुछ ऐसा हो जाए कि पुरानी बैलेंस शीट में कोई लाइबिलिटी थी ही नहीं, बट जब बिज़नेस को बंद करने लगे तो एक नई लाइबिलिटी का क्लेम हो जाता है, तो ये भी एक बिज़नेस के लिए लॉस है, राइट। जब बिज़नेस बंद करने लगे तो कोई ऐसा एसेट सामने निकल के आ जाए जो पुरानी बैलेंस शीट में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो बिज़नेस को एक फ़ायदे वाली बात हो जाएगी। तो जो भी एसेट्स को बेचते वक्त या लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करते वक्त अगर बिज़नेस को कोई फ़ायदा या नुकसान होगा तो डेफिनेटली उसे भी कहीं रिकॉर्ड करना पड़ेगा, राइट। तो दिस इज़ ए स्पेशल काइंड ऑफ एक्ट। बिज़नेस को क्लोज करना कोई बिज़नेस का रूटीन काम तो है नहीं, तो इससे स्पेशल एक्ट इसलिए इस सिचुएशन में एसेट्स को बेचते वक्त और लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करते वक्त अगर बिजनेस को कोई फ़ायदा या नुकसान होता है तो उसे रिकॉर्ड करने के लिए एक स्पेशल अकाउंट बनाया जाता है जिसे रियलाइजेशन अकाउंट कहा जाता है, राइट। ओके, तो अब इस रियलाइजेशन अकाउंट का क्या किया जाता है? बहुत सिंपल है। कोई भी एसेट जो बेचा जाएगा, बेचे तो सभी एसेट जाएंगे जो बेचे जा सकते हैं, तो जो भी एसेट बेचे जा सकते हैं उनको डायरेक्टली नहीं बेचा जाएगा, यानी कि जो भी एसेट का डेबिट बैलेंस है जिसको बेचा जा सकता है उसे क्रेडिट करके क्लोज तो किया जाएगा, बट कैश या बैंक अकाउंट डेबिट नहीं होगा क्योंकि इमीडिएट उसको बेचा नहीं जाएगा। सबसे पहले जो एसेट जिनकी रियलाइजेबल वैल्यू पॉसिबल है, ये मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, तो जिन एसेट्स की रियलाइजेबल वैल्यू पॉसिबल है उनको क्रेडिट करके क्लोज किया जाएगा, बट डेबिट कैश या बैंक नहीं किया जाएगा, उनको पहले ट्रांसफ़र किया जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। तो वहाँ आप एंट्री बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स। अब वो जो ऑल एसेट्स में आपको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं उसमें ध्यान रखना है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और फिक्टिशियस एसेट, इनको ट्रांसफ़र नहीं करना है, क्योंकि कैश इन हैंड और कैश एट बैंक तो वो तो पहले ही रियलाइजेबल फॉर्म में है एसेट्स, उनको तो किसी आउटसाइडर को बेचना ही नहीं है, वो तो है ना, रेडीमेड अवेलेबल हैं यूज़ करने के लिए। और जो फिक्टिशियस एसेट पुरानी बैलेंस शीट में दिए गए हैं उनकी तो कोई रियलाइजेबल वैल्यू होती नहीं है, वो तो एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं जिनको आस्ते आस्ते राइट ऑफ करना था फ्यूचर में, तो मजबूरी थी, एज एन एसेट दिखाया था, तभी उनको फिक्टिशियस काल्पनिक एसेट कहा जाता है। तो उन एसेट से तो वैसे भी कुछ रियलाइज़ नहीं होना, बट वो लॉस रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो पर उसकी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। तो जैसे आपने पहले सीखा है फिक्टिशियस एसेट को अपना डिसॉल्यूशन के टाइम फिक्टिशियस एसेट को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, उनको राइट ऑफ कर दिया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में, जैसे आप पहले फिक्टिशियस एसेट को बुक से ख़त्म करते थे। यानी फिक्टिशियस एसेट को क्रेडिट किया जाएगा, डेबिट जो भी पार्टनर्स होंगे उनके अकाउंट को डेबिट किया जाएगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ऑल पार्टनर्स, राइट। तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और फिक्टिशियस एसेट को ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। उसके अलावा जो एसेट्स बचेंगे वो सभी क्रेडिट करके क्लोज किए जाएंगे, बट डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट किया जाएगा, राइट। अब जब आप एसेट रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हो, जो एसेट्स की जो बुक वैल्यू वो तो बुक से ख़त्म हो गई, बट क्या वो बेच दी है? नहीं, अभी तक बेचे नहीं है, अभी तक सिर्फ उनको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है। तो डेफिनेटली जब उन एसेट्स को बेचा जाएगा, राइट, उस समय कैश या बैंक अकाउंट डेबिट डेफिनेटली होना है, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो यानी जहाँ पे आपने जिस रियलाइजेशन अकाउंट में आपने एसेट्स को ट्रांसफ़र किया था उन एसेट को बेच के मिलने वाला जो कैश या चेक के थ्रू पेमेंट होगी वो भी रियलाइजेशन अकाउंट में ही रिकॉर्ड होगी। तो उस टाइम पे आप एंट्री बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, यानी एसेट को बेच के जो भी आपको कैश मिलेगा वो आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, राइट। जब आप ऐसा करेंगे तो जो भी बुक वैल्यू और रियलाइजेबल वैल्यू के बीच का डिफरेंस होगा वो अपने आप प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन निकल के आ जाएगा। उसमें ध्यान देने वाली बात है, अगर किसी एसेट की रियलाइजेबल वैल्यू इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन तो आप उसकी रियलाइजेबल वैल्यू को नील मान के चलेंगे,
यानी आप ये मान के चलेंगे कि देयर इज़ नो रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ दैट एसेट, जिसकी रियलाइजेबल वैल्यू ना दी गई हो, राइट। इसी तरीके से जब लाइबिलिटी वाली साइड आएंगे, कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा कैपिटल अकाउंट में, राइट, क्योंकि अभी जब रियलाइजेशन होगा इसका प्रॉफिट या लॉस निकल के आएगा, ये ट्रांसफ़र किया जाएगा पार्टनर्स को। जैसे आपने फिक्टिशियस एसेट को जब राइट ऑफ किया था उस टाइम पे भी पार्टनर्स के अकाउंट इन्वॉल्व हुए थे। तो जो पार्टनर्स के कैपिटल दिए गए हैं वो फाइनल कैपिटल नहीं है, अभी उसमें चेंजेस होना पॉसिबल हैं, इसीलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोबारा बनाए जाएंगे, राइट। तो जो कैपिटल बैलेंस शीट में लाइबिलिटी वाली साइड दिए गए हैं वो कैपिटल उठा के, है ना, आपका कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट वाली साइड में दिखा देंगे इफ़ देयर आर क्रेडिट बैलेंस, और नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस ही होते हैं कैपिटल्स के। अगर करंट अकाउंट के बैलेंसेस अवेलेबल हैं तो करंट अकाउंट अलग से बनाया जाएगा, उसका डेबिट या क्रेडिट जो भी बैलेंस होगा वो देख के उस साइड में डेबिट या क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, राइट। अब आपको पता है बिजनेस बंद हो रहा है, तो फाइनली ये भी यहाँ भी ये होने वाला है, जो पार्टनर्स के करंट अकाउंट होंगे उनको भी आगे फ्यूचर में कहीं लेके जाने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि अब तो कोई भी अकाउंट आगे एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट को भी क्लोज करके कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लाइक मिस्टर ए का करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस इज गिवन 1 लाख, तो डेफिनेटली तो यहाँ जनरल एंट्री एज एन अकाउंटेंट आप बनाएंगे, एस करंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 1 लाख और डेबिट करेंगे एस कैपिटल अकाउंट। तो जो भी करंट अकाउंट के बैलेंसेज होंगे वो ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, राइट। वो अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, राइट। उसके बाद जो बाकी लाइबिलिटीज़ दी गई हैं, है ना, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये जो रिजर्व्स हमने काफ़ी डिस्कस किए थे अपने पिछले वीडियोस में, दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजर्व्स, है ना सर, उनका क्या करेंगे। तो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। देखो जो भी क्रेडिट बैलेंस है वो डेबिट करके क्लोज तो किया जाएगा, पर वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द लाइबिलिटी कि उसके साथ क्या किया जाएगा। जैसे जनरल रिजर्व, अब बिजनेस बंद हो रहा है तो फ्यूचर में तो लेके जाना नहीं है, तो क्लोज कर दिया जाएगा ये अकाउंट और पार्टनर्स को दे दिया जाएगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। उसके बाद जो बाकी रिजर्व थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके साथ भी सेम ट्रीटमेंट किया जाएगा। मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड, उस पर ध्यान रखा जाएगा, अगर मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड दिया गया है और एसेट वाली साइड मशीनरी भी दी गई है, राइट, तो फिर मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड को पार्टनर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, इसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। हालांकि इस रिजर्व के लिए किसी आउटसाइडर को पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, बट फिर भी इट विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसी तरीके से एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, ये तो टोटल आउटसाइडर की लाइबिलिटी है, इसको भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, फिर उसके थ्रू इसकी पेमेंट की जाएगी, राइट। उसके बाद आपके पास आ जाइए ये जो आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड, इसे भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। अगर कोई क्लेम होगा तो उसकी पेमेंट की जाएगी बाद में। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इसके वक्त भी ध्यान रखा जाएगा, अगर एसेट वाली साइड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है तो इसे भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। और अगर एसेट वाली साइड में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नहीं है, या सेम केस मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड के साथ भी था कि अगर मशीनरी और इन्वेस्टमेंट एसेट वाली साइड में नहीं दिए गए हैं तो इन रिजर्व्स को पार्टनर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। बट अगर मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड दिया गया और साथ में एसेट वाली साइड में मशीनरी भी दी गई है तो फिर मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसी तरीके से आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के साथ भी ऐसा ही होगा, राइट। तो ये रिजर्व्स हो गए। उसके बाद आउटसाइडर की लाइबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म या करंट लाइबिलिटीज़, उसमें ध्यान रखा जाएगा जो बाकी जितनी भी आउटसाइडर की लाइबिलिटीज़ हैं सभी को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, सिवाय अगर पार्टनर की वाइफ का कोई लोन होगा तो, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, पार्टनर की वाइफ का लोन भी आउटसाइडर की लाइबिलिटी ही मान के उसे भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। बट जब पार्टनर के लोन की बात आएगी तो उसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, उसे डायरेक्ट पेमेंट की जाएगी। यानी जब किसी पार्टनर का लोन होगा एज ए लाइबिलिटी तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या टू
बैंक के थ्रू उसको पेमेंट कर दी जाएगी, डायरेक्ट पेमेंट। इसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बाद पेमेंट नहीं होगी। बट अगर किसी पार्टनर की वाइफ का लोन है तो उसे आउटसाइडर की लाइबिलिटी मानते हुए रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो इस तरीके से अब जैसे एसेट्स का मैंने कहा था, जब उनको एसेट्स को रियलाइज़ किया जाएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू वो कैश भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो अपने आप प्रॉफिट या लॉस जो भी एसेट को बेचते वक्त हुआ होगा वो रिकॉर्ड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसी तरीके से लाइबिलिटीज़ को जब ट्रांसफ़र किया जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में तो सभी लाइबिलिटीज़ अकाउंट को डेबिट किया जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, राइट। क्या पेमेंट हो गई? नहीं, लाइबिलिटीज़ अकाउंट क्लोज तो हो गए बट अभी तक उनको पेमेंट नहीं हुई। तो जिन जिन लाइबिलिटीज़ की पेमेंट होगी उनके लिए टू कैश या टू बैंक तो होगा बट डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट होगा, राइट, क्योंकि लाइबिलिटीज़ तो पहले ही क्लोज कर दी थी बट क्लोज करके हमने उनको ट्रांसफ़र किया था रियलाइजेशन अकाउंट में। इसका मतलब उनकी पेमेंट भी रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू ही होगी। तो जब भी पेमेंट होगी तो कैश बाहर जाएगा, तो टू कैश या टू बैंक डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट। जब भी आप किसी लाइबिलिटी को कोई पेमेंट करेंगे, जो तो आपने रिजर्व्स ट्रांसफ़र किए थे, अगर किए थे लाइक मशीनरी रिप्लेसमेंट फ़ंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फ़ंड, है ना, तो इनके लिए किसी आउटसाइडर को पेमेंट तो करनी नहीं थी क्योंकि एसेट के लिए ये फंड्स क्रिएट किए गए थे, तो आउटसाइडर को तो देना ही नहीं था कुछ भी, तो इनके लिए कोई पेमेंट वाली एंट्री नहीं बनेगी। बट अगर आपने वर्कमैन कंपनसेशन फंड को एज ए लाइबिलिटी ट्रांसफ़र किया है और बाद में क्लोज करते वक्त आपको पता लगे क्लेम देना पड़ेगा तो डेफिनेटली पेमेंट करनी पड़ेगी। उस समय आप रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक करके पेमेंट करेंगे अगर वर्कमैन कंपनसेशन का कोई क्लेम उस टाइम पे होगा जब बिजनेस बंद किया जा रहा है, राइट। और बाकी लाइबिलिटीज़ जो दी गई हैं उनकी अगर पेमेंट कितनी करनी है ना बताया गया हो, जो आउटसाइडर की लाइबिलिटीज़ हैं, तो भी उनकी फुल पेमेंट की जाए। लाइक मिसिज लोन, मिसिज एज लोन 1 लाख, और बोला नहीं गया कि जब बिजनेस बंद किया जा रहा है उस समय कितनी पेमेंट की जा रही है, तो बिना बोले भी टू बैंक रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख ही किया जाए, राइट। तो इस तरीके से ये जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को जब रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा उनका जो डिफरेंस निकल के आएगा वो इधर प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन निकल के आएगा या लॉस ऑन रियलाइजेशन निकल के आएगा। तो ये पार्टनर्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। उसके बाद आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए तो ये प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट वाली साइड, लॉस होगा तो डेबिट वाली साइड। और भी जो जो सिचुएशन में पार्टनर्स के कैपिटल इन्वॉल्व होंगे वो करते जाएंगे। लाइक कई बार क्या हो जाता है, लाइक मिसेस ए की जो पेमेंट थी वो मिस्टर ए ने प्रॉमिस किया मैं दे दूंगा, तो डेफिनेटली वहाँ पे क्या होने वाला है, रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट होगा बट टू कैश नहीं होगा। बिजनेस ने तो कोई कैश पेमेंट की ही नहीं क्योंकि मिस्टर बी ने बोला उसको मैं दे दूंगा। तो अब इससे बिजनेस के सिर से वो लाइबिलिटी ख़त्म नहीं होती, बिजनेस को उस पेमेंट का नुकसान झेलना पड़ेगा। तो यानी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, टू कैश नहीं होगा या टू बैंक नहीं होगा, टू मिस्टर एज अकाउंट। तो जो हमारी बिजनेस की लाइबिलिटी की पेमेंट पार्टनर ले रहा है जिम्मेदारी, तो बिजनेस का फ़र्ज़ बनता है कि वो उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करे। तो यहाँ भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व हो सकता है और बहुत सी सिचुएशंस होंगी वो हम अपनी अगली वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। आज मेरा मेन मोटिव था मेन एक स्ट्रक्चर आपको जब डिसॉल्यूशन किया जाता है वो मोटा मोटा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाए किस तरीके से चीज़ें की जाती हैं। उसके बाद फाइनली कैश अकाउंट बनाया जाएगा या बैंक अकाउंट बनाया जाएगा। डेफिनेटली बिजनेस बंद हो रहा है तो अगर बिजनेस के नाम से कोई बैंक अकाउंट होगा उसको क्लोज़ किया जाएगा, तो वो बैंक निकाल के ले आएंगे, वो कैश निकाल के घर लेके आएंगे या बिज़नेस के अंदर लेके आएंगे वहाँ पे, तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो सिचुएशन के हिसाब से जिस तरीके से क्वेश्चन में कहा गया हो कि कैश अकाउंट बनाना है या बैंक अकाउंट बनाना है, तो वो बनाने के बाद है ना, तो वो ट्रांसफ़र किया जाएगा कैश और बैंक का बैलेंस उस पर। उसके बाद ड्यूरिंग रियलाइजेशन प्रोसेस जब आप ये कर रहे थे, एसेट्स को बेच रहे थे, लाइबिलिटीज़ की पेमेंट कर रहे थे, उसमें जितना भी कैश का फ्लो हुआ था, चाहे कैश अंदर आया था या चाहे कैश बाहर गया था, वो सारा आप कैश अकाउंट बनाएंगे उसमें रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर? कैश आ रहा होगा
तो कैश अकाउंट लाइक आपने मशीनरी बेची तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, यही एंट्री बनाई होगी। बट जब आप कैश अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट में जब 1 लाख भरेंगे से तो टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में लिख सकते हैं भाई किसका है, मशीनरी का है, स्टॉक का है, डेटर्स का है। टू रियलाइजेशन और ब्रैकेट में आप मेंशन कर सकते हैं किसका कैश इनफ्लो है। इसी तरीके से कैश आउटफ्लो भी कैश के क्रेडिट वाली साइड रिकॉर्ड करेंगे बाय रियलाइजेशन, ब्रैकेट में आप मेंशन कर सकते हैं किस लाइबिलिटी की पेमेंट हो रही है। इस तरीके से कैश अकाउंट मेंटेन किया जाएगा। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज किया जाएगा और जब आप क्लोज करेंगे तो आपको पता लगेगा कि पार्टनर्स को पेमेंट की जा रही है या उनसे मंगवाई जा रही है। अगर पैसा शॉर्ट हो जाता है तो वहाँ से देख के आपको पता चलेगा कि फाइनल पार्टनर से मंगवाया जा रहा है या उनको पेमेंट की जा रही है। वो भी कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा कैश अकाउंट में। अगर कैश उनसे मंगवाया जा रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, राइट, तो वो डेबिट वाली साइड रिकॉर्ड होगा टू एज अकाउंट या टू बीज अकाउंट। और कैश उनको पेमेंट की जा रही है तो बिजनेस का कैश कम होगा तो बाय एज अकाउंट या बाय बीज अकाउंट। तो इस तरीके से उनको फाइनल पेमेंट हो जाएगी। और अगर कैश अकाउंट का दोनों साइड का बैलेंस इक्वल आ जाता है तो समझ लो कि आपने जो प्रोसेस किया वो ठीक किया है। तो आपका डिसोल्यूशन के साथ आपकी डीलिंग्स मतलब ठीक मानी जाएगी। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको डिसोल्यूशन का जो मोटा सा स्ट्रक्चर है वो ज़रूर समझ में आया होगा। अब आप इन्वॉल्व होकर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे भेजने की कोशिश करें ताकि अगले वीडियोज़ में हम बोर्ड